नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजर्व पॉइंट एकेडमी में। मैं सुमित भट्ट और आशा करता हूं आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार होंगे। और मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th और करेंगे पहला ही चैप्टर। और चूंकि ये एक वन शॉट है और मुझे ऐसा लगता है बच्चों कि 1 घंटे के जो बनाए गए वन शॉट हैं उसमें तो 100 आउट ऑफ 100 नहीं आ सकते, है ना। तो मेरा जो डिटेल्ड शॉट है ये तकरीबन 2-2.5 घंटे का होगा, लेकिन इस 2-2.5 घंटे में हम ये बात पूरी तरीके से अश्योर करेंगे कि एक एक चीज पूरे चैप्टर की कवर की जाएगी। तो बिल्कुल कमर की पेटियां बंद करके स्टिक हो जाना वीडियो पर, है ना। बीच में लगे तो थोड़ा सा पॉज लेना, वेट करना, है ना, और फिर आगे बढ़ते जाना। लेकिन करेंगे हम एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म, ये मेरी जिम्मेदारी है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। जैसा कि बिल्कुल फायर शॉट मेरा थंबनेल है और उसी एनर्जी के साथ मैं आज यहाँ पर हूँ और करेंगे हम पूरा चैप्टर बिल्कुल विस्तार में, एक एक चीज। वैसे तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि कुछ भी चैप्टर में छूटने ना पाए, लेकिन अगर कभी मान लीजिए कि कुछ चीजें अगर रह जाएं गलतीवश या किसी कारणवश मुझसे रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जल्दी ही मैं तुरंत ही उसके लिए भी एक नया वीडियो लेकर जरूर मैं आपके पास आऊंगा। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करेंगे हमारे आज के इस सेशन को। चैप्टर 1 क्लास 10th रियल नंबर, है ना। और पूरा चैप्टर करेंगे आज के वीडियो में ही, ठीक है। तो बच्चों इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ही जो सबसे पहली ही टर्मिनोलॉजी है जो हमें बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए, है ना। मैं कोशिश करूंगा कि एक एक चीज बहुत इत्मीनान से, बहुत प्यार से आप लोगों को सारी चीजें समझाते चलूं। तो सबसे पहले ही चीज जो हमें जिसका ज्ञान होना चाहिए वो है रियल नंबर्स, है ना। तो अब ये रियल नंबर्स क्या होते हैं, हम लोगों ने आमतौर पर बहुत बार ये टर्म सुना होगा छोटी क्लासेस में, है ना। बट इसका वास्तविकता में क्या मतलब होता है इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो विस्तार में समझेंगे क्या होते हैं रियल नंबर्स, ठीक है बच्चों। तो रियल नंबर को हमारे पास फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, है ना। आप चाहें तो मैं इस पूरी बात को इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं, ठीक है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इस पूरी बात को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं, ठीक है, कि हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स। अब बच्चों रियल नंबर को सबसे पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन से 2 पार्ट? तो ये थे हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम, है ना। पहला हमने पढ़ा डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। और दूसरा पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे नॉन डेसिमल नंबर सिस्टम, नॉन डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है, नॉन डेसिमल नंबर सिस्टम। तो बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नॉन डेसिमल नंबर सिस्टम से, है ना। तो नॉन डेसिमल नंबर सिस्टम को मैंने कुछ इस तरीके से डिवाइड कर लिया, ठीक है। ज़रा बहुत ध्यान से समझे। तो सबसे पहले मैंने पहला ग्रुप लिया जो ऐसे नंबर्स जो कहाँ से स्टार्ट हो रहे थे, मेरे पास 1 से स्टार्ट हो रहे थे, 1 2 3 और जा रहे थे कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो मैंने इस ग्रुप को बोला नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इस ग्रुप को मैंने कहा नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इस ग्रुप को मैंने कहा नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट हो रहे थे और कहाँ तक जा रहे थे, इन्फिनिटी तक। इसके बाद बच्चों मैंने दूसरा ग्रुप लिया जिसमें हमारे पास नंबर्स जो थे वो 0 से लेकर, है ना, 0 से लेकर 1 2 3 एंड गोज अप टू इन्फिनिटी। और इसको मैंने कहा होल नंबर्स, ठीक है। तो नेचुरल नंबर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक और होल नंबर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, इस तरीके से हमने इसका डिवीजन किया। फिर भी मेरा मन नहीं भरा,
अभी एक ग्रुप और रह गया मेरे पास, तो जिसको मैंने नाम दे दिया इंटीजर्स। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया इंटीजर्स। यार मज़ा नहीं आया। कुछ इस तरीके से। ठीक, ये रहा हमारे पास तीसरा ग्रुप, जिसको हम लोगों ने नाम दे दिया बच्चों इंटीजर्स। और इंटीजर्स के अंदर हमें कहाँ से नंबर्स मिले? माइनस इन्फिनिटी से लेकर चलते चलते -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1, 2, 3 एंड गोज अप टू इन्फिनिटी, है ना। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर पूरे इन्फिनिटी तक इंक्लूडिंग 0, ये सब हमारे पास कौन से ग्रुप में आए बच्चों? इंटीजर्स वाले ग्रुप में आए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने नॉन डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर तीन चीजें देखी। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जा रहे थे, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जा रहे थे, और इंटीजर्स जो कि हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहे थे। क्लियर है? तो ये जो था सिस्टम पूरा, ये था हमारे पास नॉन डेसिमल नंबर सिस्टम, है ना। अभी शायद ये क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है, देन इसके बाद हम लोग देखेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में इतना मानकर चलूं कि जो पॉइंट वाले नंबर होते हैं, दशमलव वाले नंबर जो होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देकर मैं बात समझा देता हूं। जैसे सपोज मान लीजिए कि अगर 24 को मैंने 5 से डिवाइड किया, 5 4 जा 20, 4 बचा, 4 में 0 लगेगा तो 40, 5 8 जा 40, ये कितना आ गया? 4.8, है ना। इसी तरीके से जैसे सपोज अगर कभी मान लीजिए आप 100 को डिवाइड करें 3 से, तो आपको मिलेगा 33.3333333, इस तरीके से ये चलता जाएगा। तो इस तरीके के नंबर्स को हम लोग बोलते हैं डेसिमल नंबर्स। ठीक है, लेकिन अभी बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है। अब ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम है ना, इसको भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, है ना। तो यहाँ पर ये जो दो नंबर पार्ट्स थे, इनको मैंने कुछ इस तरीके से डिवाइड किया। ठीक है, बहुत इत्मीनान से हम लोग समझेंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम को जब हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, तो पहला वो जिसको हमने कहा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर सिस्टम, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, और दूसरे पार्ट को हम लोगों ने कहा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल में भी बताया, तो एग्जाम्पल में भी मैंने दो एग्जाम्पल आपको ऐसे ही दिए, एक वो जो खत्म हो रहा था, एक वो जो चला ही जा रहा था, है ना, चलता ही जा रहा था, उसको हमने कहा नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग कौन से? जो इस तरीके से खत्म हो जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग कौन से? जो लगातार चलते ही जा रहे हैं। लेकिन ये जो नॉन टर्मिनेटिंग वाली कैटेगरी होती है ना, ये भी दो तरीके की होती है। तो हमने इसको भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया बच्चों, है ना। ये जो नॉन टर्मिनेटिंग वाली कैटेगरी थी, इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। ठीक है, अब ये जो नॉन टर्मिनेटिंग वाले थे बच्चों, इसमें से पहला जो कैटेगरी था हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस, है ना। और दूसरी कैटेगरी हमारे पास होती है बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। तो बच्चों, यहीं से निकल कर आती है एक बहुत ही खूबसूरत परिभाषा रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स की। तो ये जो आपके पास दो कैटेगरीज आपको दिखाई दे रही है ना, यहाँ पर आपके पास जो दो कैटेगरीज आपको दिखाई दे रही हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक जो टर्मिनेट नहीं हो रही है लेकिन रिपीट हो रही है, ये दोनों ही मिलकर, ये दोनों ही मिलकर हमारे पास बनाते हैं क्या? रैशनल नंबर्स, है ना।
ये दोनों ही हमारे पास मिलकर बनाते हैं बच्चों क्या, रैशनल नंबर्स, है ना। ये मेरा बोर्ड अगर थोड़ा सा कवर नहीं कर रहा है तो मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। अभी शायद सारी चीज़ें क्लियरली दिखाई दे रही हैं, ठीक। तो ये वाली जो कैटेगरी है मेरे पास, ये बनाती है बच्चों रैशनल नंबर्स, ठीक है। ये बनाती है हमारे पास रैशनल नंबर्स। अभी हमने पूरे चैप्टर में इसी पर डिस्कशन करना है ना, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स के बारे में, ठीक है। और ये जो रह गया हमारे पास एक सिंगल ग्रुप, ये जो हमारे पास रह गया एक सिंगल ग्रुप, ये मिलकर बनाता है हमारे पास क्या, ये मिलकर बनाता है हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स, है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये वाला जो ग्रुप है ये मिलकर बनाता है हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है, इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। आपको कुछ याद दिलाता हूँ जो पिछली क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा, है ना। जब छोटी क्लासेस में आपको पढ़ाया जाता है कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, तो वहाँ पर बहुत आसानी से बोल दिया जाता है कि जो नंबर्स पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर्स, है ना। बट बच्चों अक्सर करके इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरीके के नंबर्स को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और किस तरीके के नंबर को हम लोग पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशंस जो ना तो टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ही रिपीट हो रहे हैं, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशंस को हम लोग पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अलबत्ता हमारे पास वो डेसिमल एक्सपेंशन जो या तो टर्मिनेट हो जा रहे हैं और टर्मिनेट ना भी हो रहे हो तो एटलीस्ट वो रिपीट हो रहे हो, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशंस को हम लोग पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उन्हें ही कहा जाता है रैशनल नंबर्स, है ना। तो बहुत क्लियरली हमने यहाँ पर समझा कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, नॉन डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, और ये पूरा माया जाल मिलाकर बनता है हमारे पास क्या, रियल नंबर्स। क्लियर है इतनी बात, बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से बोलो तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो देखते हैं, ये था पूरा माया जाल किसका, रियल नंबर्स का, है ना। यही सारे जो नंबर सिस्टम्स हैं ये सब आते हैं किसके अंडर में, रियल नंबर्स के अंदर। और यही सारी पूरी की पूरी कहानी हमें आगे चलकर पूरे चैप्टर में पढ़नी है। तो ये चीज़ तो बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए आपको कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इन सब का अच्छा खासा ज्ञान आप लोगों को होना चाहिए। और नहीं भी है तो मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखेंगे क्या है नेक्स्ट, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स, है ना बच्चों। ये एक बड़ा अच्छा पार्ट है ना। अक्सर करके बच्चों ने पढ़ा तो कई बार है लेकिन उनको ध्यान नहीं रहता है, तो एक बार फिर से मैं आपको मेमोराइज कराता हूँ कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, है ना। तो सबसे पहले प्राइम नंबर की बात कर लेते हैं। अक्सर करके जब मैं बच्चों को प्राइम नंबर पढ़ाता हूँ ना, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि प्राइम नंबर की स्पेलिंग में ही उसकी डेफिनेशन छिपी हुई है ना। प्राइम नंबर को आप ऐसा लिखो, ऐसा लिखो, है ना। तो ऐसे नंबर्स जो या तो 1 से डिवाइड हो रहे हो या खुद से डिवाइड हो रहे हो, है ना। ऐसे नंबर्स जो या तो 1 से डिवाइड हो रहे हो या खुद अपने आप से डिवाइड हो रहे हो, ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके के नंबर्स को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर्स। और बच्चों आप कहोगे कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, तो कंपोजिट नंबर जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको छोड़कर, है ना, एक्सेप्ट प्राइम ऑल आर कंपोजिट, ठीक है। यहां पर एक बात लिख देना और जरूरी है कि वन जो है, वन इज नाइदर प्राइम, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। वन जो है वो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। अब कहेंगे सर ये इतनी सारी गिनती क्यों लिख रखी है, क्या गिनती हमें सिखाएंगे अब? अरे नहीं भाई,
अभी हमने केवल इतना देखने के लिए कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं और कैसे पता लगाएंगे कि आप प्राइम नंबर्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, है ना? तो एक छोटा-सा एक एक्सप्लेनेशन है जिसको हम लोगों को छोटी क्लासेस में सिखाया भी जाता है। तो मैं उसका एक एग्जांपल आप लोगों को देकर बताता हूँ कि हम लोग कैसे 1 से लेकर 100 तक पता लगा सकते हैं कि कौन-कौन से नंबर्स प्राइम है और कौन-कौन से कंपोजिट हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ मैं क्या करूँगा कि इस 1 को मैं काट लेता हूँ, है ना? 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, ठीक है? फिर उसके बाद बात करते हैं सबसे छोटा प्राइम नंबर, है ना? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। आप कहें तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो क्या है हमारे पास 2 है, ठीक है? और 2 के बारे में एक और विशेषता है, अगर आप कहें तो मैं उसको भी मेंशन कर दूं। कई बार एक नंबर में पूछ लिया जाता है 2 इज ओनली 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 एकमात्र इवन प्राइम नंबर है, बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर जो मिलेंगे वो आपको कैसे होंगे, ऑड मिलेंगे, है ना? तो आप देखो जरा, जैसा कि प्राइम नंबर की डेफिनेशन कहती है कि अब 2 से जितने भी नंबर डिवाइड होंगे बच्चों, है ना, 2 से जितने भी नंबर डिवाइड होंगे वो सब क्या है, कंपोजिट नंबर्स हैं। तो मैं यहाँ पर जितने भी 2 से डिवाइड होने वाले नंबर हैं सबको काट दे रहा हूँ। अब ये कैंसिल, ये ले लेता हूँ, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 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 इसी तरीके से ये जितने भी इवन नंबर्स हैं बच्चों सब कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है? क्योंकि ये सब के सब क्या होंगे, 2 से डिवाइड होंगे, ठीक? ये सब नंबर जो है वो 2 से डिवाइड होंगे। अब अगला नंबर हम उठाते हैं वो है हमारा 3। तो बच्चों 3 जो है वो केवल 1 के और 3 के टेबल में आता है, इसीलिए ये क्या है, प्राइम नंबर है। लेकिन अब 3 के टेबल में जितने नंबर आएंगे वो सब क्या होंगे, कंपोजिट नंबर्स होंगे। तो 3 से डिवाइड होने वाले सारे नंबर्स को मैं काट ले रहा हूँ, 3 6 3 6। देन इसके बाद आएगा हमारे पास 9 12 15 18 18 के बाद 21 21 के बाद 24 24 के बाद 27 30 33 33 के बाद मिलेगा मुझे 36 39 39 के बाद 39 के बाद 42 45 48 51 51 के बाद 54 57 60 63 66 69 69 के बाद मिलेगा मुझे 72 75 78 81 81 के बाद मुझे मिलेगा 84 87 87 के बाद 90 93 96 99, ठीक है? ये सारे नंबर्स कैंसिल। अब अगला नंबर जो मुझे प्राइम मिलेगा बच्चों वो है 5। अगला नंबर जो मुझे प्राइम मिलेगा वो है बच्चों 5। ये रहा मेरे पास प्राइम नंबर 5। अब 5 से डिवाइड होने वाले सारे नंबर यानी कि 25 35 55 65 85 95 ये सब कैंसिल हो जाएंगे। और क्या, ये वाले सारे नंबर्स कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है? तो बच्चों अब क्या बचा मेरे पास, अगला प्राइम नंबर जो है वो है 7। 7 से डिवाइड होने वाले नंबर 7 14 21 28 7 पंचे 35 7 छंग 42 7 सत्ते 49 7 अट्ठे 56 कैंसिल हो गया है। 7 नाम 63 7 धाम 70 7 11 77 77 के बाद 77 में 7 और जोड़ेंगे हम तो क्या मिलेगा 84 84 के बाद 91 91 के बाद 98 फिर कैंसिल। फिर अगला प्राइम नंबर जो मुझे मिलेगा बच्चों वो है 11, ठीक है? अब 11 के टेबल में आने वाले 22 33 44 77 78 99 सब कैंसिल हो गए। इसके बाद अगला नंबर जो मुझे मिलेगा वो है बच्चों 13। 13 के टेबल में देख लेते हैं 13 26 39 42 13 चौक 52 13 पंचे 65 13 छंग 78 13 सत्ते 91 13 अट्ठे 104, वो तो ज़्यादा हो जाएगा। फिर अगला प्राइम नंबर जो मुझे मिलेगा बच्चों वो है 17।
17 का टेबल पढ़े अगर तो हम 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, 17 5 जा 85, 17 6 जा 102, ज़्यादा हो जाएगा है ना, वो तो हमें लेना ही नहीं है। 17 के बाद अगला प्राइम नंबर जो हमें मिलेगा बच्चों वो है 19, ठीक है। 17 के बाद अगला प्राइम नंबर जो हमें मिलेगा वो है 19। तो 19 को जब अगर हम टेबल पढ़ें तो 38, 19 3 जा 57, 57 ऑलरेडी कैंसिल है। 19 4 जा 19 4 जा होगा 76, ऑलरेडी कैंसिल है। 19 5 जा 95, फिर तो ज़्यादा हो जाएगा। 19 के बाद अगला प्राइम नंबर जो हमें मिलेगा वो है 23, 23 2 जा 46, 23 3 जा ये मिलेगा 69, 69 ऑलरेडी कैंसिल है। 23 4 जा 72 है ना, 72 ऑलरेडी कैंसिल है। 23 5 जा ज़्यादा हो जाएगा हमारे पास 100 से, ठीक है। तो 29, 29 2 जा 58 है ना, 29 3 जा 6 और 27 87, ये भी कैंसिल है, फिर तो इसके बाद ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 31 प्राइम है हमारे पास, देन 37 हमारे पास प्राइम है बच्चों, 41 प्राइम है, 43 प्राइम है, 47 प्राइम है, देन उसके बाद 59 प्राइम है, 61 प्राइम है, 67 प्राइम है, 71 प्राइम है, 73 प्राइम है, 79 प्राइम है, 83 प्राइम है, 89 प्राइम है, और फिर यहाँ पर 97 प्राइम है। तो इस तरीके से अगर मैंने बिल्कुल सही सही किया होगा तो 1 से लेकर 100 तक के बीच में 25 प्राइम नंबर्स हैं। काउंट करें क्या हम? अगर आप इजाज़त दें तो काउंट करते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, और एक और कुछ छूट रहा है यार, एक और कुछ छूट रहा है। एक कौन सा छोड़ दिया हमने? एक बार फिर से काउंट कर लूँ क्या मैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यार एक नंबर कौन सा छूट रहा है? एक नंबर कौन सा छूट रहा है जहां मैंने गोला नहीं लगाया? ऐसा कुछ आपकी नज़र में दिखाई दे रहा है क्या, जहां मुझे गोला लगाना चाहिए था और मैंने नहीं लगाया है? 21 22 23 24 25 26 27 28 30, 29 पे तो गोला लगा हुआ है। 33 32 33 34 35 36 37 38 40 40 42 43 44 45 46 47 50 51 52, ये रह गया बच्चा, है ना, इस पर मैंने गोला लगाना मैं भूल गया। 53, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास टोटल 25 नंबर हैं 1 से लेकर 100 तक प्राइम है, और बाकी जो सारे कैंसिल हो गए उनको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स, है ना। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का भी अच्छा खासा ज्ञान आप लोगों को होना चाहिए। हालांकि मैंने काफ़ी ज़्यादा समय इसमें ले लिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि बच्चों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर जो क्वेश्चन है उसमें प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर का इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा समय लेकर आप लोगों को ये बता दिया है, ठीक है। तो उम्मीद करूं आप लोगों को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्लियर है। तो बढ़ते हैं आगे और देखेंगे क्या है अगला पार्ट हमारा, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर्स, है ना। बच्चों ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब हम लोग आगे चलकर एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे उसमें इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल लेकर दोनों ही चीज़ें समझा देता हूँ। सपोज मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक नंबर है 12, अगर मैं 12 के फैक्टर्स की बात करूं तो 12 के फैक्टर्स का मतलब वो नंबर्स हैं जो 12 को पूरी तरीके से डिवाइड करेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो आएगा 1, है ना, और 1 इज द यूनिवर्सल फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर, क्योंकि 1 जो है वो सभी को डिवाइड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो 1 2 3
4, 6 और 12 खुद, है ना। किसी भी नंबर के आप अगर फैक्टर की बात करें तो वहां पर 1 और वो खुद नंबर तो ऑलरेडी इन्वॉल्व हो गई होगा। बाकी बचे नंबर जो उस नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड करते हैं, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 12, है ना। ये सब क्या है, 12 के फैक्टर्स हैं। अब बच्चों अगर हम मल्टीपल्स की बात करें तो मल्टीपल्स में हमारे पास क्या क्या आ जाएंगे, जो जो नंबर 12 के टेबल में आते हैं, यानी कि 12, 24, 36, 48, 60 एंड सो ऑन, है ना। यहाँ से एक चीज और निकल कर आती है कि मल्टीपल्स जो हैं वो इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन फैक्टर्स जो हैं बच्चों वो लिमिटेड होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ 12। तो दोनों में अंतर समझ में आया। फैक्टर्स वो नंबर जो दिए गए नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड करते हैं, और मल्टीपल्स वह नंबर जो दिए गए नंबर के टेबल में आते हैं, है ना। तो वो तो इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं। आप चाहें तो मैं ये लिख भी देता हूं इस बात को, फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर, फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर इज लिमिटेड, ठीक है। बट मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर, मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर इज इनफाइनाइट, ठीक है। दोनों में अंतर क्लियर है। तो बढ़ते हैं आगे और देखेंगे अगला कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास। फैक्टर ट्री हमें पढ़ना है बच्चों, है ना। तो फैक्टर ट्री का मतलब क्या होता है कि जो भी नंबर्स है उसके प्राइम फैक्टर्स को ट्री के फॉर्म में लिख देना, वही कहलाता है हमारे पास फैक्टर ट्री। अ चेन ऑफ अ फैक्टर्स व्हिच इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री। जैसे फॉर एग्जांपल मैं प्राइम फैक्टर निकालूं 12 के, प्राइम फैक्टर ऑफ 24, है ना। मैं उम्मीद करूं कि 10th क्लास में आप लोगों को प्राइम फैक्टर निकालने आते होंगे। तो 24 के मैं फैक्टर करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24, है ना। तो ये हैं इसके प्राइम फैक्टर्स। लेकिन इसी बात को यदि अगर मुझे ट्री के फॉर्म में लिखना है बच्चों, तो मैं कैसे लिखूंगा। सबसे पहले ऊपर आ जाएंगे हमारे पास क्या, 24। सबसे पहले हमारे पास बॉक्स में आ गया 24, ठीक है। 24 के जब हमने फैक्टर करे तो हमें क्या मिला, 2 इंटू 12। फिर 12 को हमने फैक्टर करा तो हमें क्या मिला, 2 इंटू 6, है ना। फिर 6 के हमने फैक्टर करे तो क्या मिला, 2 इंटू, ठीक है। तो अब तो 1 आ गया है। तो ये है हमारे पास 24 का फैक्टर ट्री। इसी तरीके से हम 4095 का फैक्टर ट्री बनाते हैं, ठीक है। 4095 का फैक्टर ट्री बनाते हैं। तो इसके पहले मुझे यहाँ पर इसका फैक्टराइजेशन कर लेना चाहिए। 4095 जो है 3 से डिवाइड होगा, 3 वन ज़ा 3, 1 इधर गया, 3 3 ज़ा 9, फिर 1 इधर गया, 3 6 ज़ा 18, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 से मैंने डिवाइड करा तो 3 4 ज़ा 12, 1 इधर गया, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15। अब ये डिवाइड होगा 5 से, तो 5 9 ज़ा 45 और 5 1 ज़ा 5। अभी ये डिवाइड होगा बच्चों 13 से, 7 टाइम्स, और 7 को करेंगे तो हम 1 आएगा। तो इसको हमने जब फैक्टर करा बच्चों सबसे पहले, तो मुझे क्या मिला, सबसे पहले मैंने इसको डिवाइड करा 3 से, तो मुझे क्या मिला, 1365, है ना। फिर 1365 को मैंने 3 से डिवाइड करा तो मुझे क्या मिला, 3 से डिवाइड करने पर 455। फिर 455 को जब मैंने 5 से डिवाइड किया बच्चों तो मुझे मिला 91, और फिर जब मैंने 91 को 7 से डिवाइड किया तो मुझे मिला 13, है ना। और फिर रिमाइंडर क्या बच गया मेरे पास, 1 बच गया। तो ये इस तरीके से बनाए जाते हैं फैक्टर्स ट्री। हालांकि अब ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को ज्ञान होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, है ना। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है, ये आपको
जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको मालूम होना चाहिए, मैथ्स का जो जनरल पॉइंट है उसके बिहाफ से भी मालूम होना चाहिए, इस चैप्टर के बिहाफ से भी आपको मालूम होना चाहिए कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमसे क्या कहती है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमसे ये कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को आप जब रिप्रेजेंट करेंगे तो हमेशा उसके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में ही वो आपको मिलेगा, और ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये यूनिक होता है हर कंपोजिट नंबर के लिए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमसे इतनी बात कहती है। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू हम अगर बात समझेंगे तो बात हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। जैसे 24 है तो 24 के जब मैं फैक्टर करूँ तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 मुझे मिलेगा, है ना। या फिर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 3, दोनों का मतलब एक ही है। और वो यही कहते हैं कि कोई भी दुनिया जहान का तमाम कंपोजिट नंबर आप उठा लो, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक ही होगा। उसका ऑर्डर इधर उधर हो सकता है ना, हो सकता है कोई इंसान इसको ऐसा लिखे, हो सकता है कोई इंसान इसको ऐसा लिखे 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 2, हो सकता है कोई इंसान इसको ऐसा लिखे 3 इंटू 2 टू द पावर 3। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका ऑर्डर इधर उधर हो सकता है लेकिन जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो सेम ही होंगे, और ये हर कंपोजिट नंबर के लिए यूनिक होते हैं। क्लियर है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमसे इतना ही कहती है। क्लियर है इतनी बात? जल्दी से बता दें, गर्मी बहुत है यार, पानी वानी पीते रहो आप लोग भी, है ना। तो उम्मीद करूं ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो है ये आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आई। तो बढ़ते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर। क्या दिया गया है हमें? एक्सप्लेन वाई 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 इज अ कंपोजिट नंबर। हमें ये एक्सप्लेन कर कर बताना है कि ये क्यों एक कंपोजिट नंबर है। अरे भैया, इस नंबर का आप पूरा जो भी दिया गया है तामझाम जितने भी ऑपरेशन दिए गए ये सब लगा दो, और ये सब लगाने के बाद आपको ये नंबर अगर 1 या उस नंबर से के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो रहा है तो आप बोल देना ये कंपोजिट नंबर है। कैसे? तो देखो जरा, अगर यहाँ पर 3 इंटू 5 इंटू 7 है ना, प्लस क्या है 7 है। वैसे तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ, अगर मैंने इन दोनों में से 7 कॉमन निकाल लिया तो 3 इंटू 5 प्लस क्या बचा 1 बचा। अब इससे तमाम जो भी नंबर आएगा बच्चों वो 7 से डिवाइड तो होगा ही होगा। और ये जो पूरा नंबर है ये है क्या? ये जो पूरा नंबर है ये है क्या? 3 5 से 15 1 16, 16 पंचे 80, 16 छंग 96, 16 सत्ते 112, है ना। ये जो पूरा नंबर है ये क्या आएगा 112, और ये नंबर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इट इज डिविजिबल बाय 7, इट इज डिविजिबल बाय, इट इज डिविजिबल बाय 7 एंड 16, और भी बहुत सारे नंबर है जिनसे ये डिवाइड होगा। लेकिन प्राइम नंबर तो केवल वही होते हैं जो या तो 1 से या खुद अपने आप से डिवाइड हो रहे हो। इसके अलावा अगर वो नंबर किसी और नंबर से डिवाइड होता है तो हम क्या बोलते हैं, वो एक कंपोजिट नंबर है। तो ये कंपोजिट नंबर क्यों है उन्होंने पूछा था, तो इट इज डिविजिबल बाय 7 एंड 16, इसीलिए बिकॉज, हेंस लिख दो यार, ठीक है। तो ये मैथ्स की अंग्रेजी भी बड़ी टफ है हेंस इट इज कंपोजिट नंबर, हेंस इट इज कंपोजिट नंबर, ठीक है। इसीलिए ये एक क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्लियर है बढ़िया तरीके से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या दिया गया है? चेक वेदर 4 टू द पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। बच्चों ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और एग्जाम के लिहाज से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने हमसे ये कहा है क्या 4 टू द पावर n के लिए कोई ऐसा नेचुरल नंबर हो सकता है, कोई ऐसा नेचुरल नंबर हो सकता है जिसको हम यहाँ पर रखें तो डिजिट 0 पर एंड होने लगे, है ना। तो यदि अगर हम प्राइम फैक्टर करें 4 का, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 इज 2 इंटू 2। और किसी भी नंबर की पावर अगर कोई नेचुरल नंबर है और उसको 0 पर एंड कराना है बच्चों, तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों का होना जरूरी है ना।
तो हम यहाँ पर देखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 में तो केवल 2 ही आ रहा है ना? तो यहाँ पर 5 नहीं है, तो हम इस बात को ऐसे लिखेंगे, इन प्राइम फैक्टराइजेशन of 4 there is no 5, there is no 5, है ना? therefore no natural number is possible at which 4 to the power ends with 0, ends with 0। सर ये तो समझ में नहीं आया, आपने क्या बोल दिया, है ना? अब आप बता दो ऐसा कोई सा नंबर जिसमें 2 और 5 हो और उसकी पावर n रखने पर 0 होता हो। तो देख लो भैया, मैंने ले लिया 10, है ना? अब जब मैं 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, 2 और 5। अब आप यहाँ पर 10 की तमाम वैल्यू रखो, ये आखिरी में 0 देगा। 10 की पावर 2 रखो, ये आखिरी में 0 देगा। यहाँ पर आप 10 की पावर 3 रखो, ये आपको क्या देगा, 1000 देगा। यानी कि जब कभी भी आपको किसी भी नंबर की पावर n हो, है ना, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, 4 टू द पावर n, 6 टू द पावर n, तो उन सभी नंबर को 0 पर एंड कराने के लिए वहां पर 2 और 5 का होना बहुत जरूरी है। अर्थात 2 और 5 का होने का मतलब क्या है, और थोड़ा सा डिटेल में बता दूं कि उस नंबर पर 0 तभी आएगा जब वो पूरा नंबर 10 से डिवाइड हो रहा होगा। तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 10 है या नहीं है, इस बात को अश्योर करने के लिए हम ये चेक करते हैं कि बच्चों उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि 2 और 5 जो है वो 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन है। क्लियर है इतनी बात, है ना? बिल्कुल क्लियरली, किताबों में बहुत घुमा फिरा कर लिखा रहता है, बच्चे अपना सर खुजलाते रहते हैं, सर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो है पर समझ में नहीं आता है, पर मैंने आपको एक एक बात बिल्कुल तार तार करके समझा दी है। ठीक है, तो बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर। क्या दिया गया है, एलसीएम और एचसीएफ मेरा सबसे पसंदीदा टॉपिक। इवन इनफैक्ट जब मैं कई बार टीचरों का इंटरव्यू तक लेता हूँ ना, तब भी मुझे इस टॉपिक को पूछने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि इस टॉपिक के साथ जितना मैथ्स टीचरों ने मजाक किया है ना, उतना आज तक किसी टॉपिक के साथ नहीं किया है। क्योंकि मैं जब कभी भी देखता हूँ बच्चों को एलसीएम और एचसीएफ, तो 90% बच्चों को एलसीएम और एचसीएफ निकालते भर आता है। इवन मुझे तो इस बात को कहने में भी कोई शर्म नहीं है कि बहुत सारे टीचर्स भी ऐसे हैं जिनको एलसीएम एचसीएफ निकालते आता है, लेकिन एलसीएम एचसीएफ होता क्या है ये मत पूछो, है ना? जहां कहीं पर भी एलसीएम और एचसीएफ की बात आती है तो उनके दिमाग में ये सीढ़ियां बन जाती हैं, है ना, इससे एलसीएम एचसीएफ निकल आता है। पर अगर वास्तविकता में उनसे पूछो कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, तो सिट्टी विट्टी गुल हो जाती है ना? तो देखो जरा ध्यान से, तो बच्चों एक बार आप लोग अगर ठीक तरीके से ये समझ लेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, तो फिर आपको निकालने में भी परेशानी नहीं होगी, और आपकी आगे आने वाली जनरेशन भी जब आपसे पूछेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, तो आपको बताते वक्त शर्म नहीं आएगी, क्योंकि टीचर्स क्या करते हैं, सीधे बच्चों को निकालना सिखा देते हैं। लेकिन एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, इस पर वो हमेशा खुद भी परेशान रहते हैं और बच्चे भी परेशान रहते हैं। तो सबसे पहले ये चीज, जब यदि आप अगर इन दोनों के नाम ठीक से पढ़ोगे तो आपको इनका मीनिंग मिल जाता है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना? इवन दो मैंने तो ये भी देखा है कि यार इसकी फुल फॉर्म भी ठीक से लोगों को नहीं मालूम होते हैं, है ना? तो प्लीज, है ना, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग ऐसी गलती नहीं करना, ठीक है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और दूसरा होता है हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। अब बच्चों मैं आपको दोनों ही चीजें एक एग्जांपल लेकर बता देता हूँ। जैसे सपोज मान लीजिए 5, 15 और 25, है ना, मैंने यहाँ पर 3 नंबर ले लिए। सबसे पहले अगर मैं इसके एलसीएम की बात कर लूँ, तो एलसीएम का मतलब क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि वह सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों नंबर का मल्टीपल हो।
क्लियर है ना? वह सबसे छोटा नंबर जो तीनों का मल्टीपल हो। और मल्टीपल के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि वह नंबर जो दिए गए नंबर्स के टेबल में आते हो। तो भैया अब कोई अगर मुझे ऐसा नंबर चुनना है जो तीनों के टेबल में आता हो, तो वो 25 से छोटा तो होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 25 का टेबल तो 25 से ही चालू होता है ना यार, 25 एकम 25, है ना? क्लियर है? तो हम क्या करते हैं, सबसे बड़ा नंबर उठाते हैं और इसका टेबल पढ़ना चालू कर देते हैं। 25 एकम 25, इसमें आता है 15 में नहीं आता। 25 दूनी 50, इसमें आता है 15 में नहीं आता। 25 तिया 75, देखा इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, इसमें भी आता है। यानी कि सबसे छोटा नंबर जो तीनों के टेबल में आता है वो है 75। एक बार अगर बच्चों को बचपन से ये पढ़ाया गया होता तो वो सीढ़ियाँ नहीं बना रहे होते, है ना? एक बार उनको अगर ठीक से इसका मतलब समझ में आ गया होता तो वो बुढ़ापे तक सीढ़ियाँ बना-बना के एलसीएम एचसीएफ नहीं निकाल रहे होते। ठीक है? चलिए एक नंबर इसमें और जोड़ देते हैं। 5, 15, 25 और 50 जोड़ देते हैं, है ना? अब बताओ ज़रा इसका एलसीएम क्या होगा? अरे देखो ना भैया, सबसे बड़ा नंबर उठाओ, 50 एकम 50, इसमें आता है, इसमें नहीं आता। 50 दूनी 100, इसमें आता है, इसमें नहीं आता। 50 तिया 150, इसमें आता है, इसमें आता है, इसमें आता है, इसमें आता है। ये लो, ये हो गया इन तीनों का एलसीएम। ठीक है? तो अब बात करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स की, है ना? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जैसा कि उसका नाम है, उसी में उसका मतलब छुपा हुआ है। वह सबसे बड़ा नंबर जो कि दिए गए नंबर्स को पूरी तरीके से डिवाइड करता है। तो अब यहाँ पर मैं फिर से यही एग्जांपल लेता हूँ, 5, 15 और 25, है ना? अब मुझे वो सबसे बड़ा नंबर चाहिए जो इन तीनों नंबर को डिवाइड कर दे। तो बच्चों थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ पर लगाओ कि कोई भी नंबर ले लूँ जो 5 को डिवाइड करता होगा वो 5 से बड़ा तो हो नहीं सकता, यानी कि जो भी एचसीएफ आएगा वो 5 या 5 से छोटा ही आएगा, है ना? तो मैंने क्या करा, सबसे पहले सबसे छोटा ही नंबर पिक कर लिया और देखा क्या 5 से तीनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल हो रहे हैं। तो यही वो नंबर है जिससे ये तीनों नंबर डिवाइड होंगे। सबसे बड़ा नंबर जिससे ये तीनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे तो वो 5 है। तो इन तीनों नंबर का एचसीएफ क्या हो गया? एचसीएफ ऑफ 5, 15 और 25 जो है वो कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, एक और लो, एक और लो, एक और लो। सर इसका एचसीएफ निकाल कर बताओ, 23 और 25 का। तो 23 और 25 का एचसीएफ निकाल कर बताओ। तो भैया वह सबसे बड़ा नंबर जो 23 और 25 को पूरी तरीके से डिवाइड करे वही तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। अब ना तो ऐसी स्थिति में हम 23 को उठाते हैं तो 23 तो 25 को डिवाइड करता नहीं है, और 23 का पहाड़ा पढ़ना भी चालू कर दिया तो भी हमें आगे चलकर कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो जब कभी भी कुछ ना मिले तब ऐसी स्थिति में जिसका कोई नहीं होता है मैथ्स में उसका 1 होता है। ठीक है? तो ऐसी स्थिति में जब इनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो तो एचसीएफ ऑफ 23 और 25 इज क्या होगा? 1 होगा। उम्मीद करूं, आशा करूं, स्वल्प प्रार्थना करूं, है ना? सच्चे जी से स्वीकारोगे कि आप लोगों को एचसीएफ और एलसीएम का मतलब आज समझ में आया, है ना? अब कभी भी आपको सीढ़ियाँ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बनाएँ आप लोग, जहाँ कहीं कॉम्प्लिकेटेड स्थिति आ जाए सीढ़ियाँ भी बनाएँ, बट एटलीस्ट आपको उसका मतलब क्या होता है दुनिया जहान में कोई भी आपसे पूछे तो आपको उसका मतलब मालूम होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? तो चलिए देखेंगे फटाफट इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन। राइट द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो बच्चों स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? अभी अभी मैंने आपको बताया 2। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, है ना, ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत काम का है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है वो होता है 4 होता है। 1 तो ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। 2 और 3 प्राइम होते हैं तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है। अब उन्होंने कहा है कि एचसीएफ निकालना है हमें किसका? एचसीएफ निकालना है 2 और 4 का, यानी कि वह सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे तो वो नंबर क्या है? 2 है, जो 2 को भी डिवाइड करेगा और 4 को भी डिवाइड करेगा। एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 2। क्लियर है? बढ़ चलें अगले क्वेश्चन पर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 72 एंड 120, है ना? हमें एलसीएम निकालना है 72 और 120 का।
ठीक है। तो अब मैं आपकी वही पुरानी ऑर्थोडॉक्स वाली मेथड निकाल कर बताता हूँ, ठीक है, जिससे आपको भी थोड़ा सा आनंद आ जाए। कहते सर इतने सालों से निकाल रहे थे, आपने सब पे पानी फेर दिया, है ना, वो वाली मेथड कहाँ गई? अरे वो भी लगा दे रहे हैं, ये लो। 72 के जब हम लोग प्राइम फैक्टर करें, 72 के प्राइम फैक्टर जब हम निकालें तो 36, यहाँ पर 18, फिर 2 से करेंगे तो 9, फिर 3 से करेंगे तो 3, फिर 3 से करेंगे तो 1। तो कितना आया हमारे पास? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, एक बार चेक कर लेते हैं। 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 72। ओके, जब 120 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे हम तो कितना आएगा? यहाँ पर कर लूँ क्या, तो बोल दो 120 के फैक्टर्स करूँ मैं तो 60, फिर 2 से करेंगे तो 30, फिर 2 से करेंगे तो 15, फिर 3 से करेंगे तो 5, फिर 5 से करेंगे तो यहाँ पर कितना बचा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 5 ज़ा 120। ठीक है, तो जब कभी भी हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है, तो कॉमन पार्ट को एक ही बार लिखेंगे, है ना, कॉमन पार्ट को एक ही बार लिखेंगे। तो एलसीएम ऑफ 72 इन और 120 में कितना आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तीनों में कॉमन था। फिर 3 भी कॉमन है, 3 को भी हमने एक बार लिख लिया। फिर ये दोनों एक एक हैं तो फिर इसको 3 इंटू 5 लिख लिया। तो 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 इंटू 15, 24 इंटू 15, 15 चौको 60, 15 दूनी 30 और छंग 36, यानी कि 360 वो नंबर है जो इन दोनों का एलसीएम है। ठीक है, अब बात करें एचसीएफ की, तो एचसीएफ भी देख लो। एचसीएफ ऑफ 72 और 120, ठीक है, एचसीएफ ऑफ 72 और 120, तो देख लो ना बच्चों, कितना मजा आए रे। इसमें सिर्फ कॉमन पार्ट लिखते हैं हम, है ना, एचसीएफ में सिर्फ कॉमन पार्ट। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो एचसीएफ कितना हो गया? 24, यानी कि वह सबसे छोटा सबसे बड़ा नंबर जो 72 और 120 दोनों को डिवाइड करेगा वो है 24। ठीक है, क्लियर है? तो एलसीएम और एचसीएफ के बीच में तमाम जो भी कंफ्यूजन है वो आई होप सारी क्लियर होती जा रही होंगी। तो एक और नंबर है हमारे पास, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 26, 65 एंड 117 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अच्छा एक और बात बता दूं क्या मजे की, है ना, अब जैसे आप लोग साथ में निकालते हो वैसे भी कर लो, वैसे भी कर लो, है ना, सब तरीके से मजे लो। जैसे कुल्फी होती है ना, सब तरफ से चाट के देखते हैं कहाँ से ज्यादा स्वाद आ रहा है। तो वैसे ही हम मैथ्स भी कर लो यार, हर एंगल से मजे ले लो उसके। ठीक है, तो यदि अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं, है ना, वैसे तो मेरा मन है आप पहले एक ऐसा नंबर लो जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाएं, है ना, करोगे क्या? आएगा मज़ा? अगर लेकिन उसके लिए टेबल याद होनी चाहिए आपको। 13 टू ज़ा 26, 13 5 ज़ा 65, 13 9 ज़ा 117। अब कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिससे ये तीनों नंबर डिवाइड हो जाएं, तो फिर सेपरेटली लेना पड़ेगा हमें। 2 से इसको डिवाइड करेंगे हम, तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 5 आएगा और यहाँ 9 आएगा। फिर हम इसको 3 से डिवाइड करें तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 3 आएगा। फिर 3 से डिवाइड करें बच्चों तो यहाँ 1 5 और यहाँ पर 1, और फिर हम 5 से डिवाइड करें तो 1 1 1। अब आपको एक ही स्टेप में एलसीएम भी मिल जाएगा और एचसीएफ भी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? देखो भैया, एलसीएम ऑफ 26, 65 और 117 क्या होगा? जितने भी ये आए इन सबको लिख डालो। 13 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 13 गुणा 36, 13 छंग 78, कैरी 7, 13 3 ज़ा 39, 39 और 7 46, ये तो आ गया इसका एलसीएम। ठीक है, अब निकालते हैं एचसीएफ। तो भैया एचसीएफ में तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना पड़ता। 26, 65, 117, वह नंबर जिससे ये सब डिवाइड हुए हो, केवल एक ही नंबर है वो 13। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा?
13। क्लियर है? अरे कह दो जल्दी से, इतनी बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो बढ़े फिर आगे और देखते हैं क्या है अगला पार्ट। टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b कैन बी रिटन एज, है ना, दो पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास a, और a बराबर है एक्स क्यूब वाई क्यूब, और b बराबर है बच्चों एक्स वाई क्यूब। If x and y are prime numbers, then find the LCM of a and b. Okay, LCM of a comma b. तो इसको बच्चों क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई टू वाई, और इसको हम लोग लिखते हैं x इंटू वाई इंटू वाई। ठीक है, तो एलसीएम लेते वक्त जो भी कॉमन है उसको हम एक ही बार लिखेंगे, है ना। y यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो y के पेयर तो पूरे हैं। सबसे पहली चीज जो कॉमन है उसको लिख लो, x और y 3 बार ये कॉमन है ना। अब क्या रह गए, 2x रह गए, तो इनको भी लिख डालो। तो ये हो गए बच्चों हमारे पास एक्स क्यूब वाई क्यूब, ये इसका एलसीएम है। ठीक है, अभी भी मेरा मन नहीं माना सर, थोड़ी सी उंगली और कर लेते हैं, है ना। हम निकाल लेते हैं HCF भी सर, क्वेश्चन में तो नहीं पूछा है पर हमें तो आता है ना। अरे हमें आता है तो हम करें ना। ठीक, HCF जब हम निकालें A और B का, तो HCF में सिर्फ कॉमन पार्ट लिखा जाता है। क्या लिखेंगे हम, x दोनों में कॉमन है और y क्यूब दोनों में कॉमन है, तो इसका HCF क्या हो गया, एक्स वाई क्यूब। ठीक है, न जाने क्यों कंठ बहुत सूख रहा है यार, प्यास बहुत लग रही है, दोपहर का 3 बज रहा है और भयानक गर्मी है। क्लियर इतनी बात सभी को बढ़िया तरीके से? ठीक है, तो बढ़ते हैं फिर अगले पार्ट पर। क्या दिया गया है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 825 मीटर, 675 सेंटीमीटर, 450 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन बी मेजर द 3 डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली। जो इन तीनों को नाप दे, है ना, जो इन तीनों डिस्टेंस को नाप दे, ऐसे लॉन्गेस्ट टेप, टेप यानी नापने वाला, मापने वाला टेप जो होता है उसकी वो पूछ रहे हैं, है ना। जो इन तीनों को माप दे यानी कि बराबर भागों में बांट दे, तो उसका मतलब क्या है, पहले तो क्वेश्चन ठीक से समझ लो। वो हमसे ये कह रहा है कि एक ऐसा टेप जो इन तीनों डिस्टेंस को इक्वली डिवाइड कर दे यानी कि फैक्टर कर दे, है ना। तो हमें इनडायरेक्टली क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है, HCF ऑफ 825, 675 और 450, यही तो पूछ रहा है ना। अरे कह दो जल्दी से, यही पूछ रहा है। तो अगर मुझे इसका HCF निकालना है तो इससे बेहतर तरीका कुछ नहीं हो सकता। 825, 675, 450। अच्छा, कुछ कॉमन सेंस से चीज है, अगर आप इन 3 नंबर का HCF निकाल रहे हो तो हमेशा ये मालूम है कि ये नंबर 450 से तो बड़ा ही आएगा, है ना। ये आपके दिमाग में भेजे में बिल्कुल घुसा हुआ होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी नंबर 450 को डिवाइड कर रहा होगा तो वो 450 से बड़ा तो नहीं होगा, है ना। यानी कि जो भी नंबर आएगा वो 450 या उससे छोटा ही आएगा। ठीक है, शायद मैंने पहली बार में कुछ गलत बोल दिया था, अगर मैंने गलत बोल दिया तो उसको माफ कर देना। 450 या उससे छोटा आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से ये पूरे डिवाइड हो जाएंगे। 3 2 ज़ा 6, 2 इधर गया, 3 7 ज़ा 21 और 1 इधर गया, तो 3 5 ज़ा 15। फिर 3 से इसको डिवाइड करें तो 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। फिर इसको 3 से डिवाइड करें हम तो 150। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी भी 3 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 9 ज़ा 27 और ये तो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 7 9 5 14, तो फिर क्या करें, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे, पचम 25, 2 इधर गया, पचम 25, 5 चौक 20, 2 इधर गया, पचम 25,
5 दिया 15, ये अभी भी ये 5 से डिवाइड होगा, अभी भी ये 5 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पर 11, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 6, है ना। अब हमारा काम यहाँ पर खत्म है और आगे इसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाए, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास HCF ऑफ दिस जो है वो क्या होगा, 3 इंटू 5 इंटू 5, तो कितना आएगा, 5 5 जा 25 इंटू 3, 75 सेंटीमीटर का जो टेप है वो इन तीनों डिस्टेंस को इक्वली नाप देगा। इक्वली नापने का मतलब है पूरे पूरे नप जाएंगे वो उससे, ठीक है। क्लियर है इतनी बात सभी को? तो बढ़ जाएं अगले क्वेश्चन पर फिर। रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। अब दो नंबर्स के बीच की, एलसीएम और एचसीएफ के बीच की क्या रिलेशनशिप होती है बच्चों? तो आप कभी भी यदि अगर दो नंबर के एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट करेंगे, तो वो उन्हीं दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर हमेशा आपको मिलेगा। क्लियर है? दो नंबर्स का जो एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वही उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट होगा, ठीक है। ये रिलेशनशिप है एलसीएम और एचसीएफ के बीच की। इस पर बेस्ड हम लोगों से क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, HCF ऑफ टू नंबर इज 2 एंड देयर प्रोडक्ट इज 120। हम इन दोनों नंबर्स को क्या मान लेते हैं, ए और बी मान लेते हैं, ठीक है। लेट द टू नंबर्स बी ए और बी। लेट द टू नंबर्स बी ए एंड बी, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला गया है, तो रिलेशनशिप क्या होती है, एलसीएम ऑफ ए बी इंटू HCF ऑफ ए बी बराबर किसके हैं, ए इंटू बी के। तो एलसीएम ऑफ ए बी जो है वो कितना है हमारे पास, नहीं दिया है, निकालना है ना। तो एलसीएम ऑफ ए बी जो है ये हमें निकालना है। HCF ऑफ ए बी जो है वो कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 120। तो बच्चों एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी जो है वो कितना हो जाएगा, 120/2, यानी कि ये बचेगा 60, ठीक है। निहायती आसान तरीके से हमने इसको भी निकाल दिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। इफ HCF ऑफ 35 एंड 45 इज 5 एंड LCM ऑफ 35 एंड 45 इज 63 इंटू ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ओके ओके, ठीक है। तो देखो जरा, HCF ऑफ 35 एंड 45, तो HCF ऑफ 35 एंड 45 इज इक्वल्स टू 5 है, और LCM of 35 and 45 is 63 into a है, ठीक है। तो according to relationship according to relationship है ना, क्या हो जाएगा हमारे पास, HCF इंटू LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, है ना, यानी कि 35 इंटू 45, यही है दो नंबर्स, 35 इंटू 45। तो बच्चों HCF कितना है, 5 है, LCM कितना है, 63 इंटू ए बराबर कितना है, 35 इंटू 45। तो 63 इंटू ए बराबर 35 इंटू 45 ओवर 5, 5 से इसको कैंसिल कर लें तो 7 आ जाएगा। तो बच्चों ए बराबर 7 इंटू 45/63, 7 से इसको कैंसिल करेंगे 9, 9 से इसको कैंसिल करेंगे 5, फाइनली हमारे पास ए की जो वैल्यू है ये कितनी आ गई, 5, और यही हमारा, ठीक है। क्लियर एकदम मजे से। तो बढ़े फिर अगले क्वेश्चन पर, क्या दिया गया है हमें अगला क्वेश्चन, द HCF ऑफ टू नंबर इज 5 एंड देयर LCM इज 200, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए बी, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको भी, HCF ऑफ टू नंबर है ना, HCF ऑफ टू नंबर ए एंड बी,
हम भी इसको ए बी लिख लें क्या? HCF ऑफ ए बी जो है वो कितना है 5 है, और LCM ऑफ ए बी जो है बच्चों ये कितना है 200 है। अरे यार ये तो खुद 200। LCM इंटू HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है ना, तो 5 इंटू 200 बराबर ए क्रॉस बी यानी कि ए बी, तो ये हो जाएगा 200 गुणे 5 1000 बराबर ए बी। ये आ गया दो नंबर्स का प्रोडक्ट। ठीक है, अरे कुछ मचाते रहो यार, कुछ बोलते रहो, कमेंट वमेंट करते रहो। ठीक है, खाली दीवारों के बीच में भरी गर्मी में पढ़ाना एक टफ टास्क होता है यार, तो कुछ ना कुछ मनोरंजन चलते रहना चाहिए। ठीक है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसका यूज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में होता है, और बच्चे अक्सर अपना सर खुजलाते रहते हैं, सर ये क्या बोल दिया इसने। तो मैं इसको भी आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट पी बी अ प्राइम नंबर, अब आपको प्राइम नंबर भी समझ में आते हैं। P let P be a prime number and A be a positive integer. If P divides A square then P divides A also, है ना। और किताब में भी ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दिया गया है यार, है ना। तो मैं इसको कुछ आसान तरीका निकालता हूँ। तो मैंने माना कि मेरे पास कोई एक नंबर है 12, है ना। अब अगर मैं 12 के फैक्टर्स करूं बच्चों तो मुझे क्या मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी तरीके से अगर मैं 12 का स्क्वायर कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा 12 इंटू 12 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 और 2 इंटू 2 इंटू 3 यही मिलेगा। यानी कि 12 का जो स्क्वायर है बच्चों वो क्या है 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। अब आप इसके प्राइम फैक्टर्स में से, है ना, 12 का स्क्वायर क्या है, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं कि 144 है, और इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हैं 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। अब आप इसमें से कोई भी प्राइम फैक्टर उठा लो यार, वो 144 को डिवाइड करेगा ही करेगा, और जब वो 144 को डिवाइड करेगा तो वो 12 को भी डिवाइड करेगा, है ना। कैसे, देखो जरा ध्यान से। 144 इज, या फिर ऐसा लिख लो जैसा थ्योरम में लिखा है वैसे ही लिखते हैं हम। सिंस 2 डिवाइड्स 144 तो 2 डिवाइड्स 12 ऑल्सो। तो यहाँ पे भी तो वही हो रहा है, कोई भी कंपोजिट नंबर उठा लो, सॉरी कोई भी प्राइम नंबर उठा लो, वो ये कह रहे हैं कि किसी भी नंबर का जो कोई भी कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टर है अगर वो उस नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो देखो ना भैया, यहाँ से कोई भी प्राइम नंबर उठा लो जो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में से, अगर 2 144 को डिवाइड कर रहा है तो क्या 2 12 को डिवाइड नहीं करेगा, अगर 3 144 को डिवाइड कर रहा है तो 3 12 को डिवाइड नहीं करेगा। तो ऐसा ही होता है, यदि आप अगर कोई भी कंपोजिट नंबर लें और उसका स्क्वायर करें और उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में से कोई भी एक नंबर उठा लें, यदि अगर वो उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, करेगा क्या, करेगा ही 100% करेगा, तो वो नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बिल्कुल प्रैक्टिकली देखा, हमने एक नंबर लिया 12, उसके प्राइम फैक्टर करे, फिर उसका स्क्वायर किया, और फिर उसमें से कोई एक प्राइम फैक्टर उठाकर देखा कि यदि अगर वो स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्या वो नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अभी भी मना नहीं आया सर, एक एग्जाम्पल और ले दो, है ना, तो थोड़ी सी तसल्ली मिल जाएगी। ठीक है, तो मैंने एक नंबर ले लिया 15, 3 इंटू 5, 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, है ना। तो 15 का स्क्वायर हो गया भैया 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225 के प्राइम फैक्टर है 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। अब इसमें से किसी भी नंबर को उठाकर देख लो, अगर 3 225 को डिवाइड कर रहा है तो 315 को भी करेगा, 5 225 को डिवाइड कर रहा है तो 515 को भी करेगा। इसी तरीके से ये थ्योरम हमसे ये कहती है कि यदि अगर कोई प्राइम नंबर का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, लेट पी बी अ प्राइम नंबर एंड ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर, इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए आल्सो। ठीक है, क्लियर है। तो बढ़े आगे, फिर इसके बाद हमें पढ़ना है को प्राइम्स क्या होते हैं, है ना,
और अक्सर करके जो बच्चे थोड़ी सी अंग्रेजी पढ़ लेते हैं और उनको अंग्रेजी पढ़ने का जिस्ट निकालने का मतलब समझ में आ जाता है, वो को प्राइम का मतलब समझते हैं दो प्राइम नंबर्स के पेयर होंगे। अरे नहीं जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है मैथ्स की भाषा में। को प्राइम ज़रूरी पेयर में ही नंबर्स होते हैं, लेकिन उनका कतई मतलब प्राइम से नहीं होता है। को प्राइम नंबर ऐसे दो नंबर्स होते हैं जो कंपोजिट भी हो सकते हैं, इसीलिए मैंने एक एग्जांपल भी लिया यहाँ पर, और उनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी ना हो, ऐसे नंबर्स को भी हम लोग को प्राइम बोल सकते हैं। अर्थात जैसे अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 5/105 लिख दिया मैंने, है ना? तो ये कट शॉर्ट होकर कितना बचेगा, 1/5 2 10, 1/21। ये दोनों नंबर्स क्या हैं? ये दोनों नंबर्स क्या हैं? को प्राइम्स हैं, है ना? जैसे अब मैंने यहाँ पर लिख लिया 2/21, है ना? हालांकि ये दोनों ही क्या हैं? ये दोनों ही क्या हैं? को प्राइम्स हैं, है ना? इनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसी तरीके से एक और उदाहरण मैंने ले रखा है 6/35। अब ये कट शॉर्ट होंगे नहीं, कट शॉर्ट इसीलिए नहीं होंगे क्योंकि इनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। लेकिन आप यहाँ से देखकर ये भी समझ पे आ रहे हैं कि ये दोनों ही क्या हैं? ये भी क्या है? एक कंपोजिट नंबर है, और ये भी क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, क्लियर है? तो दो कंपोजिट नंबर भी को प्राइम हो सकते हैं। ठीक है, मेरा बताने का मतलब केवल इतना था। अब इसके बाद हम करेंगे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ठंडा पानी मजा दे देता है, एनर्जी दे देता है आगे पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, है ना बच्चों? 100% ये या इससे मिलता जुलता क्वेश्चन √2 के अंदर कुछ भी वैल्यू रखकर दे देंगे। एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आना ही आना है। हमें ये प्रूफ करना है कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है ना? अब आपको इर्रेशनल भी मालूम है क्या होते हैं, रैशनल भी मालूम है क्या होते हैं, बट मिसिंग है सर प्रूफ कैसे करेंगे, है ना? तो पूरी एक स्टेप बाय स्टेप मेथड है, उसी को फॉलो करेंगे। वही √2 के लिए, वही √3 के लिए, वही √5 के लिए, सबके लिए वही करना होता है, बस एक एक करके समझते जाएं। तो बच्चों ऐसा करने के लिए मैंने सबसे पहला काम क्या करा, लेट √2 बी अ रैशनल नंबर। मैंने ये मान लिया कि √2 एक रैशनल नंबर है ना? और अगर √2 एक रैशनल नंबर है तो क्या मैं √2 को a/b के फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहां पर a और b दोनों ही क्या हैं? को प्राइम्स हैं, वेयर a एंड b आर को प्राइम्स, है ना? जिनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। देन मैंने क्या करा कि इस b को इधर लाया, या पहले ऐसा कर लो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो मुझे मिला 2 बराबर a² / b²। इसको भी मैं उठाकर इधर ले आया, तो 2b² = a²। अब यहाँ से कहानी बनती है, यदि अगर 2b² बराबर a² है तो इसका मतलब साफ है, इसका मतलब साफ है कि 2 डिवाइड्स a², एंड जब 2 a² को डिवाइड कर रहा है तो 2 डिवाइड्स a ऑल्सो। ठीक है, क्लियर इतनी बात? अगर यहाँ पर ये परिस्थिति बन रही है कि 2b² बराबर a² है, तो 2 जो है वो a² को डिवाइड करेगा, और जब 2 a² को डिवाइड करेगा तो 2a को भी डिवाइड करेगा। और यहाँ से मैं इस कंक्लूजन पर पहुँच पाया, यहाँ से मैं इस कंक्लूजन पर पहुँच पाया कि a की जो वैल्यू है वो 2 का ही कोई एक मल्टीपल है। ठीक है, a की जो वैल्यू है वो 2 का ही कोई एक मल्टीपल है ना? जब 2 से डिवाइड हो रहा है a, तो किसी ना किसी टाइम पर तो हो रहा होगा ना? जैसे मैंने कहा
कि 5 से 25 डिवाइड होता है, तो 5 5 से 25 होता है ना, 5 का ही कोई मल्टीपल आएगा ना, तभी तो 25 डिवाइड होगा। यदि अगर 2 से a स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो a जो है वो 2 का ही कोई मल्टीपल होगा, ठीक है। इस a की वैल्यू 2m को मैं उठाकर इक्वेशन 1 में रखता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a की जगह पर 2m स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4m स्क्वायर। तो इससे अगर मैं इसको कैंसिल कर लूँ तो बी स्क्वायर बराबर कितना बचेगा, 2m स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। अब यहाँ से मैं इस कंक्लूजन पर फिर पहुँच गया कि टू डिवाइड्स, गलत लिख डाला मैंने, माफ करियो मैंने, 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर एंड 2 डिवाइड्स बी ऑल्सो। अब यहाँ से शुरू होगी हमारी कथा, है ना। इस संपूर्ण निष्कर्ष से, ये संपूर्ण चीज़ों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि 2 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है, 2 जो है वो b को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब a और b जो है उसका 1 के अलावा एक और कॉमन फैक्टर है, वो क्या है, 2 है। इसका मतलब मैं जो ये मानकर चला था कि a और b जो है वो कोप्राइम है, ये बात गलत है। तो सही बात क्या है कि a और b जो है वो कोप्राइम नहीं है, तो हमारा सपोजिशन जो है वो क्या है, रॉन्ग है। और हमारा सपोजिशन क्या था कि √2 एक रैशनल नंबर है, और ये बात अगर गलत है तो सही बात क्या है, √2 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो अब इस पूरी कहानी को मैं लिखूं क्या, है ना। तो यहाँ से मजे लीजिए आप जरा प्रश्न के, ठीक है, यहाँ से मजे लीजिए जरा प्रश्न के, ठीक है। इन सारी बातों से मैं किस कंक्लूजन तक पहुंच पाया उसको जरा समझिए। फ्रॉम द अबव कंडीशंस, फ्रॉम द above conditions we conclude A and B have one more common factor। A और B का एक और कॉमन फैक्टर है, वो क्या है, दैट इज 2। तो our supposition is wrong that √2 is रैशनल नंबर। इसीलिए हमारा सपोजिशन जो है कि √2 एक रैशनल नंबर है वो गलत है। तो फिर सही बात क्या है, सही बात भी लिख दो सर जी, ये जब ये है तो सही बात भी लिख दो। हेंस √2 इज एन इररेशनल नंबर, इसीलिए √2 एक इररेशनल नंबर है। क्लियर है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सब में यही काम करना है बच्चों। अब √2 की जगह √3 आ जाए तब भी आपको यही काम करना है ना। √5 आ जाए तब भी यही काम करना है, किसी भी तरीके से घबराना नहीं है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, इस पर लिख डालें आप लोग इम्पोर्टेंट, ठीक। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं ये बात। अब हमें ये प्रूफ करना है कि 5 माइनस √3 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, कुछ एजम्पशंस जिनको आपको ध्यान में रखना है कि जब कभी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में कोई भी ऑपरेशन हो, आइदर इट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, रिजल्ट हमेशा क्या ही मिलेगा, रैशनल मिलेगा। लेकिन जब कभी भी एक रैशनल और एक इरेशनल के बीच में, है ना, कोई ऑपरेशन लगाया जाए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, तो आपको रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, इरेशनल, ठीक है। क्लियर है। कई बार इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि
कि दो इर्रेशनल के बीच में अगर कुछ ऑपरेशन है तो भैया वो रैशनल भी मिल सकता है और इर्रेशनल भी मिल सकता है ना। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, अगर ऐसा कुछ है तो ये आपको रैशनल भी मिल सकता है, इर्रेशनल भी मिल सकता है। एग्जाम्पल लेकर बता दूं क्या? एग्जाम्पल लेकर बता दूं क्या? जैसे √3 इंटू √3 अगर मैं कर रहा हूँ तो क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। ये दोनों क्या थे? इर्रेशनल थे, लेकिन रिजल्ट क्या मिल गया? एक रैशनल मिल गया। लेकिन इसी तरीके से अगर यहाँ पर √3 इंटू √5 कर दूं तो क्या मिलेगा? √35 मिलेगा, है ना। रूट क्या मिलेगा? 35 मिलेगा। लेकिन ये तो क्या है? इर्रेशनल है। तो इसीलिए जब कभी भी इर्रेशनल के बीच में ऑपरेशंस लगाया जाता है तो आपको रैशनल भी मिल सकता है, इर्रेशनल भी। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? अरे कह दो जल्दी से, क्लियर है इतनी बात? ठीक, तो फिर करते हैं हम इसको प्रूफ। अब हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा इसमें, है ना, हम आसानी से इसको कर डालेंगे। ठीक है, देखिए ज़रा ध्यान से। लेट 5 माइनस √3 इज अ रैशनल नंबर। हमने ये सपोज करा कि 5 माइनस √3 एक रैशनल नंबर है, तो 5 माइनस √3 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ a अपॉन बी, जहाँ पर a एंड b आर को प्राइम, जहाँ पर a और b जो है वो क्या है? को प्राइम्स है। ठीक, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास? या ऐसा कर लो, 5 माइनस a अपॉन बी बराबर क्या हो जाएगा? √3। तो अब बच्चों ज़रा ध्यान से देखो, 5 क्या है? एक रैशनल है, a अपॉन बी क्या है? एक रैशनल है, और इन दोनों से जो रिजल्ट मिलेगा वो भी क्या होगा? रैशनल होगा। अभी अभी हमने पढ़ा दो रैशनल के बीच में अगर सब्ट्रैक्शन होगा तो रिजल्ट भी रैशनल मिलेगा। लेकिन √3 क्या है? इर्रेशनल है। तो एक रैशनल और एक इर्रेशनल तो आपस में बराबर हो नहीं सकते हैं, इसीलिए हमारा सपोजिशन फिर क्या है? गलत है। और गलत अगर हमने मान के रखा है कि वो एक रैशनल नंबर है तो सही क्या है? 5 माइनस √3 एक रैशनल नंबर है। तो इस बात को हम लिखेंगे कैसे? इस बात को हम लिखेंगे कैसे? सिंस 5 माइनस a अपॉन b इज रैशनल एंड √3 is irrational. So there is a contradiction. So there is a contradiction. Contradiction का मतलब है अपवाद है। एक रैशनल और एक इर्रेशनल आपस में दोनों कैसे बराबर हो सकते हैं, है ना। So there is a contradiction. 5 minus a upon b is not equals to √3. ठीक है, so our supposition is wrong. Supposition is wrong that 5 minus √3 is रैशनल नंबर, है ना। यही तो सपोज किया था हमने। भैया सही बात क्या है? हेंस 5 माइनस √3 इज इर्रेशनल। ठीक है, बहुत प्रेम से, बहुत इत्मीनान से हमने इसको प्रूफ कर दिया। क्लियर है अच्छे से, है ना। तो बच्चों पॉज करके इसको नोट करते जाएं, है ना। एक बार अश्योर करें आप लोग भी कि आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अब हमें प्रूव करना है 3 माइनस 2√5 इज एन इर्रेशनल नंबर। हमें ये प्रूव करना है कि क्या 3 माइनस 2√5 एक इर्रेशनल नंबर है। यहाँ से हम फिर वापस से वही काम करेंगे, यहाँ से हम वापस से फिर वही काम करेंगे। लेट 3 माइनस 2√5, लेट 3 माइनस 2√5 इज अ रैशनल नंबर। हमने ये सपोज किया कि ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, और यदि अगर ये एक रैशनल नंबर है 3 माइनस 2√5,
तो क्या मैं इसको a अपॉन बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, वेयर a एंड b आर को प्राइम्स, जहाँ पर a और b क्या है हमारे पास, को प्राइम्स हैं। ठीक, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3 माइनस a अपॉन बी इज इक्वल्स टू 2√5। इस 2 को भी इधर ले आऊँ मैं तो 3/2 माइनस a अपॉन 2b बराबर क्या हो गया, √5। अब यहाँ से फिर एक हमारे पास अपवाद निकल कर आया, सिंस 3/2 माइनस a अपॉन 2b इज रैशनल, ये एक रैशनल है, बट √5 इज इरेशनल, है ना। तो देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, फिर यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, तो देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन कि ये दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। 3/2 माइनस a अपॉन 2b is not equals to √5, hence our supposition is wrong, so our supposition is wrong, इसीलिए हमारा सपोजिशन जो है वो गलत है। और क्या था हमारा सपोजिशन, दैट 3 माइनस 2√5 इज रैशनल, है ना, इज रैशनल नंबर, hence 3 minus 2√5 is irrational number, irrational number। क्लियर है, एकदम बढ़िया तरीके से हमने इस बात को भी प्रूफ कर दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्या दिया गया है, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 और एनी नेचुरल नंबर n, है ना। तो ये बात हमने पहले भी सीख ली है, एक बार फिर से बता देते हैं कि क्या 6 टू द पावर n, है ना, वेयर n is नेचुरल नंबर, n जो है वो क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो हम क्या निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 इज 2 into 3। तो इस बात को हम लोग लिखते हैं, सिंस इन प्राइम फैक्टराइजेशन of 6 there is no 5, there is no 5, है ना, इसीलिए there is no natural number n, there is no natural number n at which 6 to the power n can ends with 0, है ना। इस बात का जिक्र हमने पहले भी किया है, किसी भी नंबर को 0 पर एंड होने के लिए यदि अगर उसकी पावर n है और n एक नेचुरल नंबर है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, क्या होना ही चाहिए, तभी वो नंबर 0 पर एंड हो सकता है। अदरवाइज कोई भी नेचुरल नंबर ऐसा पॉसिबल नहीं है जो उसकी पावर में रखा जाए और वो नंबर 0 पर एंड हो जाए। क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और दिया गया है हमें वाई ये नंबर कंपोजिट नंबर है ना। क्यों ये नंबर कंपोजिट नंबर है, तो सबसे पहले इसी की बात कर लें हम लोग। तो यहाँ पर है 7 × 11 × 13 प्लस 13, ठीक है। इस पूरे में से अगर मैं 13 कॉमन निकाल लूँ, यहाँ बचेगा 7 × 11 प्लस 1, है ना। अब क्लियरली मुझे ये दिख रहा है यार कि ये नंबर कुछ भी आए 7 13 से तो डिवाइड हो गई, क्योंकि 13 का मल्टीपल है ना। सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 13।
तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 13, therefore it is a composite number, therefore it is a composite number, इसीलिए ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। चलिए दूसरे नंबर की बात करते हैं। दूसरा नंबर क्या है हमारे पास, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और बाहर क्या है, 5 है। इस पूरे में से अगर मैंने 5 कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, है ना। अब इससे कोई भी नंबर है, दिख ही रहा है कि वो 5 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, तो मैं यहाँ पर भी लिखता हूँ। तो दिस नंबर is divisible by 5, is divisible by 5, इसीलिए ये जो है ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। इट इज अ कंपोजिट नंबर, इसीलिए ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर। क्लियर है, बढ़िया तरीके से। तो आ जाए सोनिया रवि के पास। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू derive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर एक सर्कुलर पार्क है इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ कहीं है इनका इनिशियल पॉइंट, यहाँ कहीं पर है इसका इनिशियल पॉइंट। यहीं से सोनिया और रवि दोनों ही दौड़ना स्टार्ट करते हैं। सोनिया को एक चक्कर कंप्लीट करने में सोनिया टेक्स 18 मिनट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। while Ravi takes 12 minutes to complete वन रेवोल्यूशन। ठीक है, सोनिया को कितने मिनट लगते थे, 18, और रवि को लगते थे 12 मिनट। वो ये कह रहे हैं कि यदि अगर उन्होंने एक ही समय पर एक ही डायरेक्शन में दोनों ने दौड़ना स्टार्ट करा, तो कितने मिनट बाद वो दोनों आकर वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल पाएंगे, है ना। तो बच्चों वो हमसे ये पूछ रहा है कि दोनों का कॉमन मल्टीपल क्या है। अब कहेंगे कि सर कि ये बात हमें कैसे समझ में आएगी, तो देखो जरा, हमारे पास दो नंबर्स हैं, क्या क्या, 18 और 12, है ना। ये सोनिया का टाइम है, ये रवि का टाइम है, जितने में वो एक पूरा चक्कर खत्म कर लेते हैं। तो अब वो बच्चों हमसे ये पूछ रहे हैं कि कितनी देर बाद, है ना। आपके दिमाग में इतना तो क्लियरली समझ में आ गया कि एलसीएम निकालेंगे या एचसीएफ निकालेंगे। तो जैसे ही अगर उन्होंने पूछा कि कितनी देर बाद वो वापस आकर उसी पॉइंट पर मिल जाएंगे, तो भैया एलसीएम एचसीएफ की अगर हम बात करें तो वो या तो 12 या 12 से छोटा आएगा, यानी कि 12 से कम मिनट में तो वो दोनों वापस से मिल नहीं सकते हैं, है ना। लेकिन जब यदि अगर एचसीएफ 12 से बड़ा होगा भी नहीं, तो 12 मिनट में दोनों मिल जाएं, ये भी पॉसिबल नहीं है ना। तो डेफिनेटली यहाँ पर किसकी बात हो रही है, एलसीएम की बात हो रही है। और एलसीएम की बात भी क्यों हो रही है ना, कि कितने मिनट बाद, यानी कि ऐसे में आपको ये तो समझ में आ रहा है कि रवि तेज भागता है, सोनिया धीरे भागती है, यानी कि ऐसा कुछ समीकरण बन रहा होगा कि रवि के 2-3 चक्कर हो गए होंगे और सोनिया का एक आध चक्कर कम हुआ होगा, तभी तो वो मिल पाएंगे, है ना। जैसा जैसा मुझे समझ में आ रहा है, थोड़ी थोड़ी गणित में लगा पा रहा हूँ, तो रवि ने 3 चक्कर लगा लिए होंगे और सोनिया ने 2 चक्कर लगा लिए होंगे, फिर आकर वो वापस उसी पॉइंट पर मिल जाएंगे। तो ये समय का कॉमन मल्टीपल क्या है दोनों का, है ना। तो वो हमसे पूछ रहे हैं कि एलसीएम ऑफ 18 और 12 कितना होगा। 18 और 12 का एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो 36 मिनट निकल कर आएगा,
और 36 मिनट जैसे ही निकल कर आया तो मेरे दिमाग की घंटी तुरंत बजी कि रवि के 3 चक्कर हो गए होंगे और सोनिया के 2 ही हो पाए होंगे, क्योंकि सोनिया को चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा था, 18 मिनट ना, तो 36 मिनट में वो 2 लगा पाई होगी और रवि ने 3 लगा लिए होंगे और 36वें मिनट पर वो वापस आकर स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल जाएंगे। तो 36 मिनट, इस बात को मैं लिख दूं क्या, इस बात को मैं लिख दूं क्या, आफ्टर 36 मिनट, है ना, आफ्टर 36 मिनट सोनिया एंड रवि मीट अगेन, सोनिया एंड रवि मीट अगेन at the starting point, at the starting point। तो बच्चों यहाँ पर मैंने पूरी कोशिश करके लगभग सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। इसके बाद आई होप मैंने कुछ चुन्नू चुन्नू से वो ले रखे हैं ऑब्जेक्टिव, लेकिन उनमें भी कुछ कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं, इसीलिए मैंने उनको ले रखा है। कुछ छोटी छोटी सी बातें जो हम यहाँ पर बताना भूल गए, तो मैंने कोशिश करी है कि उन ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आपको वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले ही क्वेश्चन मुझे दे रखा है HCF ऑफ 26 एंड 91। फटाफट आप लोगों ने आंसर करना है। 26 और 91 का HCF क्या होगा, तो आंसर है बी, है ना, करेक्ट आंसर इज बी। 13 जो है वो 26 को भी डिवाइड करेगा, 91 को भी डिवाइड करेगा, इन दोनों का HCF जो है वो क्या है 13। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल। तो इसका जो सही आंसर है ना बच्चों, देखो जरा ध्यान से, 3 प्लस 3 प्लस रूट 7, 3 प्लस रूट 7 की अगर हम बात करें, 3 प्लस रूट 7, ये एक रैशनल है, ये एक इरेशनल है, रिजल्ट क्या मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल, है ना, उन्होंने हमसे पूछा कौन सा इरेशनल नहीं है। तो इसी तरीके से 3 माइनस रूट 7 ये भी क्या है, एक इरेशनल है। लेकिन जैसे ही हम सी वाले की बात करेंगे, 3 प्लस रूट 7 इंटू इंटू 3 माइनस रूट 7, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 7 बराबर कितना बचेगा 2, लेकिन ये तो रैशनल है। करेक्ट ऑप्शन इज सी, ये एक रैशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नहीं है ना, और उन्होंने क्वेश्चन में यही पूछा था कि इनमें से कौन सा इरेशनल नहीं है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल, ये तो हम कर चुके हैं, इसमें से ये वाला इरेशनल नहीं है। ठीक है, द एडिशन ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इक्वल टू, हमने ये देखा है कि रैशनल और इरेशनल के बीच में आप कुछ भी ऑपरेशन लगाओ, कुछ भी ऑपरेशन लगाओ, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, रिजल्ट हमेशा आपको इरेशनल ही मिलेगा, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस वन। ठीक, बढ़े आगे, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इरेशनल नंबर। तो मैंने इसके बारे में जिक्र आपसे किया था कि दो इरेशनल नंबर हैं, इरेशनल नंबर के बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो आपको रैशनल भी मिल सकता है, इरेशनल भी मिल सकता है। कैसे, अगर मैंने रूट 3 इंटू रूट 3 करा तो आपको 3 मिल जाएगा, जो कि क्या है, एक रैशनल नंबर है। लेकिन अगर मैंने रूट 3 इंटू रूट 5 करा बच्चों, तो आपको क्या मिलेगा, अंडर रूट 15 मिलेगा, जो कि क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो जब कभी भी आप एक रैशनल और इरेशनल के बीच में प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मे बी रैशनल और इरेशनल दोनों मिल सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो बढ़ते हैं अगले पार्ट पर। इफ सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है वो, है ना, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। एक से लेकर इनफाइनाइट तक अगर जो नंबर जा रहे हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इफ पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स। ऐसे नंबर जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट, द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 70 एंड 125 विच लीव्स द रिमाइंडर 5 एंड 8, है ना, वह सबसे बड़ा नंबर बताओ जो 70 और 125 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 और 8 छोड़ते हो, है ना। तो 70 को रिमाइंडर करने पर रिमाइंडर 5 छोड़ रहा है, इसका मतलब वो नंबर 65 रहा होगा। ठीक है, वह नंबर 65 रहा होगा। तो
65 और 125 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या छोड़े? 8, यानी कि वह नंबर क्या रहा होगा? 117। यानी कि अब मुझे इन दोनों नंबर्स का क्या निकालना है? वह सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करके रिमाइंडर 0 दे दे। हमने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया, है ना? 7 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 छोड़ रहा था, तो 5 हमने हटा दिया। 65 को पूरी तरीके से डिवाइड करेगा। पर 125 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 8 छोड़ रहा था, तो हमने 8 ही हटा दिया। 117, अब वो नंबर उस 117 को पूरा डिवाइड कर रहा होगा। तो मैं अब ये देख लेता हूँ कि 65 और 117 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो बच्चों ये है 13। 13 इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। 13 5 बार में 65 देता है और 9 बार में 117 देता है। तो करेक्ट आंसर इज 13। आप चाहो तो इसका एलसीएम एचसीएफ भी निकाल कर देख लेना। 65 और 117 का एचसीएफ क्या आएगा? तो दैट इज 13 इज द आंसर। ठीक है, क्लियर बच्चों? द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। 1 से 5 तक के नंबर्स का एलसीएम निकाल लो। 1 2 3 4 5, इन सब नंबर का एलसीएम निकाल लोगे तो वो आ जाएगा 60। और उन्होंने क्वेश्चन में भी हमसे पूछा है कि वह सबसे छोटा नंबर जो इन सब नंबरों से डिवाइड हो जाता हो दैट इज 60, है ना? क्वेश्चन को थोड़ा सा उन्होंने घुमाकर पूछा है, लेकिन आप लोग अगर ठीक तरीके से समझ जाओ, वह सबसे छोटा नंबर, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय, इन सब से डिवाइड हो जाए, यानी कि इन सब का वो हमसे क्या पूछ रहा है? मल्टीपल पूछ रहा है ना? आ रही है बात समझ में, है ना? तभी तो जो डिवाइड होगा वो इन सब का क्या होगा? मल्टीपल ही तो होगा। हमसे क्या पूछ रहा है वो? सबसे छोटा मल्टीपल। तो 1 2 3 4 5 का एलसीएम निकालोगे तो 60 आएगा। तो द करेक्ट आंसर इज 60। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द सम और डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज, सम और डिफरेंस ऑफ इरेशनल नंबर। तो मैं ऐसा कर लूं, 5 प्लस √3, ये एक इरेशनल नंबर ही होगा। या सब्ट्रैक्ट कर लूं, √5 माइनस √3, ये एक इरेशनल ही होगा, है ना? तो इरेशनल आना चाहिए यार। द सम और डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर, यस, हमेशा इरेशनल ही आएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने है। नेक्स्ट, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल, इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। बता देते हैं हम, बता देते हैं हम 23 अपॉन 2 का स्क्वायर इंटू 5, है ना? तो थोड़ा सा मज़े लेने के लिए मैं एक काम कर देता हूँ, 23 इंटू 5 अपॉन 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर। तो बच्चों 5 3 ज़ा 15, कैरी 1, 5 2 ज़ा 10 और 1 11, और यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 5 की पावर 2, है ना? 115 अपॉन 10 की पावर 2, ये हो जाएगा 115 अपॉन 100। डेसिमल कितने प्लेस के बाद लगेगा? 2 डेसिमल प्लेसेस। The decimal expansion of the rational will terminate after, यहाँ पॉइंट लग जाएगा लास्ट से। टर्मिनेट आफ्टर 2 डेसिमल प्लेस, लास्ट से काउंट करते हैं हम इसको, 2 डेसिमल प्लेस। ठीक है, क्लियर है? अरे बता दो जल्दी से। ठीक, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। अगर कोई एक इंटीजर m है, अगर कोई एक इंटीजर m है तो उसमें 2 का अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो हमेशा क्या देगा? इवन ही तो देगा, है ना? इंटीजर कुछ भी हो सकता है। 2 इंटू -1, तो ये क्या देगा? -2। -2 भी क्या है? एक इवन नंबर है ना, है ना? -2 एक क्या है? इवन नंबर है। तो 2m इज ऑफ द फॉर्म ऑफ इवन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट, the HCF of 65 and 117 is expressible in the form of 65m minus 117। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना? HCF जो है वो 65 और 117 का इस फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, तो मुझे ये मालूम है कि HCF ऑफ 65 और 117, है ना? ये तो मैं अब इतना देखकर समझ ही सकते हैं हम, HCF ऑफ 65 एंड
117 इज 13, यानी कि 65m माइनस 117 बराबर क्या है, 13 है। तो 65m बराबर 13 प्लस 117, 65m बराबर कितना हो जाएगा, 130। तो m बराबर 130 बट्टा 65, इससे इसको कैंसिल करें, आ जाएगा 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96 इज, 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, निकाल देते हैं हम। 2 से करेंगे इसको तो 48 आएगा, फिर 2 से करेंगे हम तो यहाँ पर बचेगा 24, फिर 2 से करेंगे तो 12, फिर 2 से करेंगे तो 6, फिर 2 से करेंगे तो 3, और फिर 3 से करेंगे तो 1, यानी कि 2 टू द पावर 5 इंटू 3, है ना, हियर इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हमने लगभग 2 घंटे के आसपास हमने ये पूरा डिटेल्ड शॉर्ट हम लोगों ने खत्म कर दिया है। तो प्लीज थोड़ा सा दिखावों पर न जाएं, 1 घंटे में चैप्टर खत्म कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, और इवन मुझे तो अभी भी ऐसा लगता है कि कुछ चीजें और मुझसे मिस हो गई होंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक वीडियो में जरूर लेकर आऊंगा वो सारी चीजों पर जो इस वीडियो में मिस हो गई हैं। तो अगला जो सेशन होगा वो उन्हीं सारी चीजों पर होगा। आशा करता हूं कि मैं ठीक ठीक तरीके से आपको समझाने में सक्षम रह पाया हूं, और अगर सच में ऐसा है तो लाइक करें, शेयर करें, कुछ कमियां रह गई हो तो उसके लिए भी मुझे कमेंट करें, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग। जय हिंद।